हेलो वेलकम, सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच पर। फाइनली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था। उसमें आपके जो पॉलिटी के करीब आपके 143 क्वेश्चंस को पूछा गया था, उसमें सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और थोड़ा बीच में 7 डेज का गैप हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसमें वीडियोस को ला पाना पॉसिबल नहीं था। और साथ ही साथ में अब एसएससी जीडी का भी कराना है, तो उसको भी आपको बहुत ही फायदा करने वाला है, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आप इसको करिए पूरा और एक बार रिवीजन कर लीजिए। बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, जो आपका 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, आपका एनटीपीसी इंटर लेवल वाला, 12th लेवल वाला, ठीक है। तो टोटल इस स्लाइड में हमने 85 क्वेश्चंस लिए हैं। 85 तो अगर देखूंगा तो पूरा कंप्लीट करा दूंगा इसको एक ही वीडियो में, नहीं तो इसका पार्ट 2 मुझको लाना पड़ जाएगा। इसका पार्ट 2 मुझको लाना पड़ जाएगा। खैर अभी तो कोशिश यही रहेगी कि इसको हम एक ही पार्ट में पूरा करें, 2 3 4 घंटे की या जितनी भी वीडियो होती है उसको हम देखेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि कंटेंट अच्छा लगे तो भाई कमेंट जरूर करना है, एक प्यारा सा सजेशन जरूर देना है ना, कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगी मेरे लिए। और सब्सक्राइब जरूर करना, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए पावर हाउस का काम करता है। ओके, और दूसरी सब चीज़, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए, टेलीग्राम। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार बैंक में क्या बोलते हैं इसको, क्या लिखा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा को 5 लाख से संशोधित करके कितना कर दिया गया है। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ये होता क्या है, क्या होता है इसमें? होता यह है कि इसमें हिस्सेदारी कितनी होने वाली है। ये हिस्सेदारी आपकी, देखो इंटरेस्ट है तो इस इंटरेस्ट में बैंकों की जो हिस्सेदारी होने वाली है वो कितनी होगी, ये इसमें आपका बताया जाता है। खैर पहले तो ये 5 लाख हुआ करती थी, पहले कितनी होती थी आपकी, ये 5 लाख हुआ करती थी। अभी वर्तमान में कितनी कर दी गई है, तो इसको 2 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 2 करोड़ कर दिया गया है। 2025 में ये संशोधन हुआ था बैंकिंग नियम में, जो आपके बदलाव हुए थे, अपडेट्स हुए थे, उसके तहत आपकी जो वित्तीय सीमा थी, क्या थी वित्तीय सीमा, उसको कितना था, पहले 5 लाख था, 5 लाख से कर दिया गया है 2 करोड़, ठीक है ना। इससे होगा क्या, इससे जो कामकाज है बैंकिंग का वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम कहें या फिर एक्ट कहें, ये आपका आया था 1949 में आया था। इसी को थोड़े से इसमें सुधार किए गए हैं, अपडेट किए गए हैं। बैंकिंग को रेगुलेट कौन सी संस्था करती है, तो आरबीआई करती है, जिसकी स्थापना मेरे भाई कब हुई थी, 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना में सबसे बड़ा हाथ जो रहा वो कौन सा कमीशन था, स्थापना उसकी 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी। तो एक कमीशन आया, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो कि आपका आगे चल करके ये आपका 1950 में आपका ये राष्ट्रीयकृत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो कौन सी धारा नागरिकता की स्वीकृति का प्रबंध करती है। देखो नागरिकता हम कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और कितने तरीके से हम त्याग सकते हैं, ये कि आपको चीजें पता है। तो देखो प्राप्त करने के तरीके 5 होते हैं। प्राप्त नागरिकता अगर प्राप्त करनी है तो कुल तरीके इसके 5 हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 और 5। एक तो आपका जन्म हो जाएगा, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। दूसरा वंश से, है ना, दूसरा वंश हो गया। तीसरा आपका पंजीकरण से, पंजीकरण कराइए भारत के नागरिक बनिए। लेकिन इसके भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं कि इतने साल आपको भारत में रहना पड़ेगा, ये सब रहता है, वो बात की बात है। देशीकरण से,
और देशीकरण के बाद आपका जो क्षेत्र समावेशन होता है, यहां पर वही बात कही गई है, क्षेत्र समावेशन या फिर अर्जित क्षेत्र में आप अगर आते हैं, अभी कल को पीओके इंडिया ले ले तो जो पीओके में अभी आदमी रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप क्या है, वो पाकिस्तानी सिटीजनशिप है, क्योंकि उसके कब्जे में है तो वही करेगा। तो यहाँ पे जितने लोग हैं उनकी इंडियन सिटीजनशिप हो जाएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो नागरिकता, ये आपको जो नागरिकता है, नागरिकता ये आपका भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 है, भाग 2 है। और इसके जो आर्टिकल हैं वो आपको 5 से लेकर के 11 तक है। कहाँ से ली गई है, ये आपका ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है और इंडिया में कैसी है, तो आपकी एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है आपकी है। बात आती है कि जो इसका जो नागरिकता अधिनियम था 1955 में आया था, इसकी धारा आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है ना, चलो, मतलब इसके अंदर यही बताया गया कि जब आपका जो जितना नया भूभाग है अगर वो भारत में शामिल हो गया तो वहां के लोग जो होंगे वो धारा 7 जिसमें क्षेत्र समावेशन बताया गया है, धारा 7 में एग्जैक्टली बताया गया है, तो वो स्वतः भारत के नागरिक बन जाएंगे, उनके लिए कोई पंजीकरण या ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को वित्तीय शक्तियां प्रदान करता है, तो 243X, ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 243X में ये बताया गया है कि नगर पालिका जितनी भी हैं, आपकी जितनी नगर पालिका हैं, नगर पालिका वो क्या कर सकती हैं, वो टैक्स इम्प्लीमेंटेशन कर सकती हैं, मतलब टैक्स लगा सकती हैं और ड्यूटीज को इकट्ठा कर सकती हैं, राज्य सरकार से फंड प्राप्त कर सकती हैं, ये सब इसमें आपका एक्स में बताया गया है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन हुआ, ये किससे संबंधित है, तो आपके 1992 में हुआ था, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिका। ठीक है ना, नगर पालिका किसमें आती है, भाग 9A में आती हैं। और जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं स्केड्यूल, इसके तहत आपका नगर पालिका आती है, नगर पालिका आती है, जिसमें टोटल 18 विषयों पर चर्चा की गई है, टोटल 18 विषय इसमें बताए गए हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट, जिसको हम कहते हैं CAT, के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथनों का चयन करना है, यह लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है। अच्छा, रक्षा बलों के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और संसदीय कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या है, ये बिल्कुल गलत है। CAT के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाती है, तो बिल्कुल भी गलत दिया गया है ये। ठीक है ना, देखो आपका जो पहला कथन है ये वाला, ये बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा B वाला, केवल B आपका सही है, मतलब आपका केवल एक वाला सही है। देखो अगर कथन 2 गलत दिया, क्यों गलत दिया गया है, जितने आपके रक्षा बल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी होते हैं और जो संसदीय कर्मचारी होते हैं, इन पर कैट लागू ही नहीं होता है। ठीक है ना, तो जो कैट है आपका, ये इन पर लागू ही नहीं होता है। किस पे, रक्षा बलों पर, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी पर, संसदीय कर्मचारी पर, और कैट के जितने भी सदस्य हैं उन पर लागू नहीं होता है। कथन 3 क्यों गलत है, क्योंकि जो कैट के सदस्यों की नियुक्ति होती है, CAT इनके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो ना कि प्रधानमंत्री करता है, वो आपका करता है राष्ट्रपति। कौन करता है मेरे भाई, राष्ट्रपति। ये आपका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 52 है। ठीक है ना, 52 है। इसका गठन कब हुआ था, CAT का गठन कब हुआ था, इसका गठन 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था, जिसका आर्टिकल है, इसका आर्टिकल है 323A, 323 आर्टिकल के तहत आपका आता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मेरे भाई यही है, इसका जो मेन मोटो है, जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स, इनकी नौकरी से जुड़े जितने विवाद हैं उनका जो निपटारा करती है वो कैट करती है। अभी हाल ही में बहुत सी सवाल उठाए गए UPSC पर कि फेयर भर्ती नहीं चल रही है ऐसा, और पद में कुछ धांधली वगैरह है, तो इसका जो इन सब मामलों की सुनवाई करेगा वो आपका कौन करेगा, वो आपका CAT करेगा या फिर कैट करेगा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण करेगा। चलो।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आपका कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 9 नवंबर 1995 में लागू हुआ था। यह अधिनियम कब आया या एक्ट कब आया? ये एक्ट आया था आपका 1987 में आया था, मतलब पारित हो गया है, इसी में आपका पारित हो गया था। ये पारित होना, आना, लागू होना, ये तीनों आपस में अलग होते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया वो आपका 9 नवंबर 1995 में किया गया। करीब 8 साल का समय लग गया, 8 साल का समय लग गया। इसी कारण 9 नवंबर को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? 9 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मिनट, हाँ जी, राष्ट्रीय 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 विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसका गठन कब हुआ था? गठन तो मैंने बता ही दिया था आपका। और एक संस्था है नालसा, नालसा के तहत इसकी स्थापना हुई थी, NALSA, इसके तहत स्थापना हुई थी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको देखिएगा। संविधान का जो आर्टिकल है इससे संबंधित आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 39 का ए हो जाएगा। किससे संबंधित है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। गरीबों को मुफ्त और कानूनी विधिक सहायता प्रदान करने के लिए आपका बनाया गया है। जो गरीब हैं, मुफ्त विधिक सहायता, मुफ्त विधिक सहायता। ठीक है ना। चलिए, किस आयोग ने सूचना का अधिकार सुशासन की मास्टर कुंजी शीर्षक के रिपोर्ट किसी मतलब इस जो आपकी सुशासन की मास्टर कुंजी है इसकी रिपोर्ट पेश की थी? कौन सी थी? तो वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। दो तो बिल्कुल नहीं है, इन आयोग में से कुछ नहीं है। आपका जो प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, ये आपका आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। भारत में प्रशासनिक सुधार अगर इनको बढ़ाना है, राइट टू इंफॉर्मेशन का इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया, कैसे कैसे प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, वो सब आपका ये था। देखो, भारत में अब तक टोटल दो, पहला और दूसरा, ARC 1 लिखेंगे इधर, ARC 1 और ARC 2, दो बार ही आपका गठन हुआ है। पहला गठन हुआ था 1966 में, 1966 में। तब PM आपके कौन थे? मोरारजी देसाई थे। नहीं नहीं, माफ करिएगा, PM आपके मोरारजी देसाई नहीं थे, ये आपके अध्यक्ष थे इसके, ये आपके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष बने मोरारजी देसाई। और इसका गठन हुआ था 2005 में, ARC 2 का गठन हुआ था 2005 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली थे। ओके, कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार को किसी राज्य को निर्देश देने का अधिकार करता है? तो आपका आर्टिकल 256 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 256 हो जाएगा। और आर्टिकल 262 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 262 में दिया गया है जो आपके अंतरराज्यीय जल विवाद होते हैं, अंतरराज्यीय जल विवाद, वो आपका इसमें बताया गया है। आर्टिकल 365 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 365, यहां पर जब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दे रहा हूं भाई मेरे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 365 में आपकी जो राष्ट्रपति शासन है, राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल का प्रावधान इसमें नहीं है। राज्य आपातकाल का प्रावधान है वो आपका 356 में है। 356 में राज्य आपातकाल है, 360 में आपका फाइनेंस वाला है, और इसमें आपका नेशनल इमरजेंसी 352 में बताई गई है, राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है। लेकिन आर्टिकल 365 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई राज्य केंद्र की बातों को नहीं मानता है ना, राज्य आपातकाल लागू हो सकता है जब राज्य अवहेलना कर दे, राज्य केंद्र की बात को ना माने, राज्य केंद्र को अनदेखा करे। क्या करेगा? अगर अनदेखा उसने किया
तो भैया आपको निपटना पड़ेगा उससे, ठीक है ना। 256 आपका यही बताता है, इसका आंसर हो जाएगा 256। मराठी भाषा के प्रथम उपन्यास यमुना पर्यटन की विषय वस्तु क्या थी? विषय वस्तु क्या थी? यमुना पर्यटन, मराठी भाषा के प्रथम उपन्यास यमुना पर्यटन। तो हिंदू रीति रिवाजों का आपका तो ये होगा नहीं, यमुना क्षेत्र के विधवाओं के बिल्कुल सही है आपका ये। जो विधवाएं हैं उनको हिंदू प्रथाओं की आलोचना की गई थी इसमें, मतलब विधवाओं के संबंध में जो हिंदू प्रथाएं थी कि उनको जला देना और उनको समाज से बहिष्कृत कर देना, उनकी जो स्थिति थी उसमें उसका एक यथार्थ चित्रण किया गया। 1857 का समय था, यहां पर बाबा पदम जी ने इसको लिखा था, है ना। तो यमुना पर्यटन किसने लिखा था? तो बाबा पदम जी का ये एक टाइप का उपन्यास था, जो कि मराठी का पहला उपन्यास माना जाता है, ठीक है ना। तो बाबा पदम जी ने इसको 1857 में लिखा था। राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण से छूट का आधार नहीं है। तो छूट का आधार यानी कि आपकी अगर PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लीग, यानी कि PIL यानी कि जनहित याचिका, जिसके जनक हम हैं PN भगवती को कहेंगे। आपके जो PN भगवती हैं, PN भगवती आपके जनक हो जाते हैं जनहित याचिका के, और इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण आपकी जो एडवोकेट हैं वो है आपकी कपिला हिंगोरानी। कपिला हिंगोरानी आपकी हो जाती है। देखो, जनहित का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें जनता का हित निहित हो, है ना। तो जनहित में आपका क्या होता है, ये जनहित याचिका के लिए आपका जो सूचना देना है ये सबसे बड़ा कारण है। भारत की संप्रभुता जो है वो आपका कैबिनेट के जो गुप्त कागजात रहते हैं, कैबिनेट के आप मान लो कोई कागज है, तो उसमें विशेषाधिकार हनन के नाम पर कोई ऐसा काम ना हो, ऐसी सूचनाओं को रोका जाए जिसमें किसी के अधिकारों का हनन हो जाए, तो उसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। RTI अधिनियम में, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम में, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है, जो कि धारा 8 के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन है ना, ये पूरा ये धारा 8 के अंतर्गत आता है पूरा RTI अधिनियम 2005 में। उम्मीद है बहुत अच्छे समझे होंगे। RTI एक्ट आपका आया कब था? RTI एक्ट ये आपका आया था 12 अक्टूबर 2005 को, ये पूरे देश में लागू हो गया था। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन? तो ये स्वीडन में लागू हो गया था। कहाँ? स्वीडन में लागू हुआ था, पहला देश बना था सबसे पहले आपका ये स्वीडन में लागू हुआ था 1766 में। 1766 में यहाँ पर इसको लागू कर दिया गया था, सूचना का अधिकार नागरिकों के लिए इसको पब्लिश कर दिया गया था। देश के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर नागरिकता का मतलब रिवोक करना होता है, प्रतिसहरण करने का अधिकार है। तो आपका ये नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A बिल्कुल गलत है, नागरिक अधिनियम की धारा 1955 की धारा 10 ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही दिन हो जाएगा। देखो, अगर कोई नागरिक युद्ध के समय शत्रु से व्यापार करता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह लग जाता है। क्या लग जाता है? देशद्रोह लग जाएगा। भाई आपका युद्ध चल रहा है, आप दूसरे देश से ट्रेड कर रहे हैं, तो उस समय आपके ऊपर देशद्रोह लग जाएगा और आप धारा 10 के अंतर्गत भारत की नागरिकता के अधिकारी नहीं रहेंगे। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो नागरिकता है अर्जन करने के कितने तरीके हैं? 5 हैं। अर्जन कितने तरीके से करेंगे आप? 5 तरीके से करेंगे, अच्छे से आप इनको जानते हैं। और त्याग कितने प्रकार से होता है, या फिर आप मतलब छोड़ कितने तरीके से सकते हैं? खत्म, त्याग नहीं, त्याग तो आपका एक टाइप उसी का टाइप हो गया। क्या बताऊं, नागरिकता खत्म करने के तरीके, नागरिकता खत्म करने के तरीके आपके हैं 3 तरीके हैं। एक तो आप स्वैच्छिक त्याग कर सकते हैं, खुद की इच्छा से आप त्याग कर सकते हैं। दूसरा है आपको बर्खास्त किया जा सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे आपका है डेप्रीवेशन, यानी वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, ठीक है ना। भारत का जो संविधान है आपका, उसका जो आर्टिकल 11 है,
इसमें ये बताता है कि भारतीय संसद को कानून मतलब नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद को कानून बनाने का अधिकार, हाँ, कानून कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? अब मैं अगर इसका ऑप्शन आपसे पूछूंगी कौन सा सही है, तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 341 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 341 एकदम से सही हो जाएगा। सही उत्तर तो 341 होगा, लेकिन अगर हम बात करें अनुच्छेद 342 की, तो इसमें जो SC एंड ST हैं, SC ST नहीं, सिर्फ ST के जो अधिकार दिए गए हैं, अनुसूचित जनजातियों के जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, वो आपका 42 में है। 330 में है लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा में SC तथा ST आरक्षण है। आपको यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है। 344 में क्या है? 344 में है राजभाषा, राजभाषा पर मतलब राजभाषा पर संसद में एक समिति होगी, ऐसा इसमें बताया गया। राजभाषा पर संसद समिति का प्रावधान इसमें किया गया है। इससे संबंधित अगर कुछ और हम जाने, जैसे आपका आर्टिकल 338 है, आर्टिकल 338 है, आर्टिकल 338A है, 338A है और आर्टिकल 338B है, आर्टिकल 338B है। सब में देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसके कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा। तो इसमें है आपका SC तथा ST कहा गया। इसमें आपका 342 में ST के लिए है, लेकिन 338 में आपका SC के लिए है। इनके विशेष अधिकारों को बताया गया है ना? ओके, इसमें नहीं इसमें तो विशेषाधिकार बताए गए हैं, बट जो ये वाला है इसमें SC आयोग है। क्या है भैया? इसमें आपका SC आयोग बताया गया आर्टिकल 338 में। अनुच्छेद 338A में क्या है? इसमें आपका जो ST आयोग है, इसमें आपका ST आयोग है, इसमें आपका ST आयोग है और इसमें आपका OBC आयोग है, OBC आयोग है। ये आपका 89वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड आर्टिकल 338B वाला जो OBC का है, इसमें आपका 102वां संविधान संशोधन था। ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के बोर्ड के नियमित चुनावों को अनिवार्य बनाता है? जो आपके सहकारी समितियां हैं, जितनी भी सहकारी समितियां होती क्या हैं? देखो, 97वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ऐसे सारे प्रावधान जोड़े गए थे कि जितने भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होंगी और इनके जो बोर्ड चुनाव होंगे, इनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले आपका जो चुनाव है वो हो जाना चाहिए। कार्यकाल समाप्त होने से पहले इनका चुनाव होना चाहिए। अच्छे से बताएंगे। आपका जो आर्टिकल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 340 से जेड के, ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 348 जेड आई के अंदर क्या है? इसमें सहकारी समितियों का निगमन है, सहकारी समितियों का निगमन है, सहकारी समिति का क्या है? इसमें निगमन बताया गया है। इसमें है बोर्ड का निलंबन है, बोर्ड निलंबन, बोर्ड का निलंबन किस तरीके से होगा, कब कब हो सकता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। 243 जेड जी में क्या है? इस वाले में क्या है? इसमें आपको जो नगरपालिका के चुनावी मामले हैं, उसमें अदालतों का जो हस्तक्षेप था, उसको रोकने के लिए इस प्रावधान किए गए हैं, है ना? तो आप इसको समझ जाएंगे। अनुच्छेद 243 क्यों के अनुसार संक्रमणकालीन क्षेत्र के नगर पालिका स्तर को डैश के रूप में नामित किया जाता है, तो वो आपका नगर पंचायत होता है। क्या होता है? नगर पंचायत होता है। जो छोटी शहर होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं, वहां पर आपका नगर परिषद होती है छोटे शहरों के लिए। यहाँ पर क्या है? आपका छोटे शहर, ये आपका है छोटे शहर के लिए आपका हो जाता है, आपकी नगर परिषद होती है। थोड़े बड़ी शहर जो थोड़े बड़े शहर आते हैं, वहां पर आपका नगर निगम होती है, बड़े शहर।
बड़े शहर में आपका नगर निगम आता है। भारतीय संविधान कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार संसद कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बना सकती है, मतलब हाई कोर्ट बना सकती है? तो ऐसा तो आर्टिकल 241 में कहा गया है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 241 में गया है। साथ मैंने पीछे बताया भी है ऐसा आपको। आर्टिकल 239 में क्या है? इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, केंद्र शासित प्रदेशों का जो आपके प्रशासन होगा, प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा। 240 में क्या है? यूटीज पे आपका जो नियम बनाएगा, अगर यूटीज पे अगर कुछ स्पेशल नियम बनाने हैं आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ यूटीज के लिए, सभी के लिए नहीं, इसमें जो नियम बनाने की शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? प्रेसिडेंट के पास हैं। आपका वो प्रेसिडेंट के पास है। ओके, कुछ आप ये हाँ आप ये वाला बताओ, इसका आंसर क्या होगा? मतलब इसमें क्या है आपका? आर्टिकल 238 में क्या है? आपकी दिल्ली या कहें या फिर दिल्ली कहें, आपकी दिल्ली ही एकमात्र ऐसा आपका यूटी है जहां पर इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो खुद का न्यायालय है, मतलब हाई कोर्ट है, वो आपका अलग है ना? मतलब ऐसा पुराना केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हम इसको वो क्या कहते हैं यार, बता नहीं पा रहा हूं आपको मैं। यहाँ का जो क्या बोलते हैं हाई कोर्ट है जो, वो अलग है। कब अलग किया गया था? 1966 में, 1966 में अलग किया गया था। अभी वर्तमान में आपका जम्मू एंड कश्मीर को हो जाएगा। पहले इसको राज्य का दर्जा था इसलिए वहां पर था, और अब इसको जम्मू एंड कश्मीर को यूटी का दर्जा है। तो यूटी का दर्जा है इसलिए यहाँ पर इसकी स्वयं की हाई कोर्ट है। लक्षद्वीप जो आपका है, लक्षद्वीप का जो आपका न्यायिक क्षेत्र है वो आपका केरल हाई कोर्ट है। केरलम हाई कोर्ट है ना, नाम अब केरलम हो चुका है ना, तो केरलम हाई कोर्ट है। और जो आपका अंडमान है, अंडमान एंड निकोबार, इसका कहां है? इसका आपका कोलकाता में, कोलकाता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद पंचायतों और नगर पालिकाओं की लेखा परीक्षा जो ऑडिट होता है वो उससे संबंधित है? तो जे था, एम और जी वाले होंगे नहीं, 243 और वाई, तो वाई आपका होगा नहीं, आपका हो जाएगा सी वाला। सी वाला एकदम सही हो जाएगा। जो राज्य विधानमंडल होते हैं वो कानून बना करके पंचायतों के जितने खाते होते हैं उनको एडिट कर सकते हैं, मतलब एडिट नहीं ऑडिट कर सकते हैं। एडिट दूसरी चीज हो गई और ऑडिट हो गया दूसरी चीज। तो ऐसा 243 जे में बताया गया है। और जो नगर पालिकाएं होंगी इनके खातों को ऑडिट करना बताया गया है 243 जेड में बताया गया है। अच्छा, 243 आई में क्या है? पंचायतों के लिए वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग में बताया गया है। और 243 के में क्या है? 243 के में क्या है? पंचायतों के लिए राज्य चुनाव आयोग कराए। जो पंचायत के चुनाव होंगे आपका वो राज्य चुनाव आयोग होगा, राज्य चुनाव आयोग होगा। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको हम कहते हैं, आरक्षण को सक्षम बनाने हेतु 15/6 हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसा इसमें मतलब आर्टिकल इसका पूछा है 15/6 और 16/6, आपके 6/6 याद रखना बस, ये आपका हो जाएगा। मोदी गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस शिक्षा में करीब आपका 10% आरक्षण दिया है। आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 6 में ऐसा बताया गया है। आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 6 में ऐसा बताया गया है कि जो सरकारी नौकरियां होंगी, देखो एक तो ईडब्ल्यूएस शिक्षा में देखो आपका 15/6 है, ये आपका एजुकेशन में देता है ना, ये आपका एजुकेशन में देता है। और जो आपका 16/6 है ये आपका सरकारी नौकरियों में देता है। सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण ये आपका ये लोग देते हैं। कुछ संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट जो है उनको हम देख लेते हैं। जैसे आपका एक तो हो गया 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन और 104 और 106। ये इंपॉर्टेंट कुछ संविधान संशोधन यहाँ पर दिए गए हैं, इन पर नजर डालते हैं, बहुत अच्छे से हम समझेंगे।
पहला क्या है, इसमें आपका जीएसटी संबंधित है, आपके जीएसटी लागू हुआ था इसमें। इसमें जो आपका है ओबीसी आयोग है, इसमें आपका 102 में आपका ओबीसी आयोग इसके तहत आपका जोड़ा गया था। 104वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आपका एससी और एसटी के लिए आरक्षण को क्या हुआ था 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और एंग्लो इंडियंस जो आते हैं, यहां पर लिखो, एंड एंग्लो इंडियंस को डिमोलिश कर दिया गया था। एंग्लो इंडियंस इसको समाप्त कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 331 में आता है। लोकसभा में आर्टिकल 331 आता है जिसमें बताया गया था कि एंग्लो इंडियंस के लिए आपकी 2 सीटें रहेंगी, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान उसमें था। 106वां संविधान संशोधन ये थोड़ा अभी चर्चा में रहा। इसका नाम क्या था? इसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके, तो नारी शक्ति अधिनियम था। इसमें जो लोकसभाएं हैं, विधानसभाएं हैं, इसमें आपका 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बट दुर्भाग्य है ये भारत देश का कि जो आपका विपक्ष है उसने इसको नहीं स्वीकारा। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन से गलत संबंधित है? मतलब गलत है, आपका ओवरऑल गलत देखना है। नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, तो ऐसा तो नहीं है, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और जिज्ञासा एवं सुधार की भावना को विकसित करना, मतलब ये है, ये मतलब कहने का मतलब ये है ना। तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका ऑप्शन गलत है, ये तो आपका सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, जिज्ञासा और सुधार के भाव बिल्कुल सही है आपका मौलिक कर्तव्य। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को छोड़ना। संपत्ति की रक्षा छोड़ना अर्थ आ गया तो निगेटिविटी है, तो सिंपल सी बात आपका यही वाला सही हो जाएगा। ये 3 गलत है, आपका ये वाला सही है। समझ रहे हो ना। चलो कुछ यहां पर आप समझो, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं ये कहां से लिए गए? मौलिक आपका जो कर्तव्य है कहां से लिया गया है? ये आपका यूएसएसआर रशिया से लिया गया है। 86वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है, जो कि 2002 में हुआ था। इसमें बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। स्टार्टिंग में कितने थे ये? स्टार्टिंग में ये इनकी संख्या 10 थी। ओके, और समिति पूछ लेता है कि समिति कौन सी इंपॉर्टेंट है इसके, इससे संबंधित, तो आप सरदार स्वर्ण सिंह कहेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा था, मतलब योगदान दिया था। 76, अरे क्या लिख क्या रहा हूं भाई मैं, 42वां संविधान संशोधन था ये। ओके चलो। प्रत्येक समान निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के अंत प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की प्रारंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिए जाने वाले जो विशेष अभिभाषण है, आर्टिकल 87 में है। 85 में क्या है? इसमें संसद का सत्र बुलाना है, सत्र को कॉल करना है, सत्र बुलाना है, बताया गया है। उसको सत्रावसान कब करना है? सत्रावसान बताया गया है। लोकसभा को भंग करना बताया गया है, लोकसभा भंग करना बताया गया है। आर्टिकल 86 में आपका क्या है? इसमें जो आपका राष्ट्रपति का संसद में जो संदेश होता है वो भेज सकता है। संसद संदेश, राष्ट्रपति का संसद संदेश राष्ट्रपति संसद संदेश क्या है भेजने के, इसमें उसके अधिकारों की वर्णन, मतलब अधिकारों की चर्चा की गई है। जो आर्टिकल 88 है इसमें क्या कहा गया है? जो आपके मंत्री हैं और जो महान्यायवादी हैं, है ना, इनको संसद में बोलने का अधिकार है। लेकिन क्या महान्यायवादी को संसद में वोट करने का अधिकार है? तो आप बिल्कुल भी कहेंगे कि वोट करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो है आपका महान्यायवादी लिखो, आपको वो तो पता ही है कि मंत्री बोलते हैं। महान्यायवादी ये आपका कहाँ बोल सकता है? ये आपका संसद में बोल सकता है, संसद में भाषण दे सकता है, बोल सकता है।
बोल सकता है, बट वोट नहीं कास्ट कर सकता, अपना वोट नहीं दे सकता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 के अनुसार यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराएगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आर्टिकल 167 में यही दिया गया है। आर्टिकल 165 के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो आर्टिकल आपका 165 है, ये किससे संबंधित है? ये महाधिवक्ता से संबंधित है। किसे? महाधिवक्ता। ये आपका महाधिवक्ता से संबंधित है। और क्या अनुच्छेद 163 के अंतर्गत विवेकाधीन मामलों को छोड़कर राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? तो बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही हो जाएगा। तो गोपनीयता की जो शपथ है ना, ये आपकी जो अनुसूची 3 है उसके अंतर्गत बताया गया है। अनुसूची 3 है, अनुच्छेद 3 नहीं, अनुसूची 3, अनुसूची 3 में बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो आपका आर्टिकल जो 15(3) है, ये आपका विशेष अधिकार देता है। जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 में क्या है? आप लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर सब नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसमें बताया गया। इसी के सब क्लॉज 3 में ये छूट देता है कि राज्य जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं, इनकी भलाई के लिए विशेष कानून बना सकता है। जैसे आपका फ्री एजुकेशन हो गया या महिला आरक्षण हो गया, ये सब बातें इनमें ध्यान रखी जाती हैं। अनुच्छेद 16(2) में क्या है? 16(2) में आपका यही बताया गया है कि हम धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर सरकारी नौकरी या फिर अन्य किसी भी अवसरों में हम भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा उसमें रोक लगाया गया है। जो आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 है, इसमें आपका क्या है? इसमें जो सार्वजनिक उद्देश्य की है ना, सार्वजनिक उद्देश्य, सार्वजनिक उद्देश्य, सार्वजनिक उद्देश्य जो है आपका, इसमें आपका अनिवार्य सेवा का प्रावधान है ना। तो इसमें पता ही है आपका श्रम वगैरह संबंधित है। सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्र सेवा अगर हो रही तो वहां पर आपका मतलब आप एक टाइप का आप पर फोर्स किया जा सकता है, यहाँ पर प्रेशर किया जा सकता है कि भैया करो, ये राष्ट्रहित है। यहाँ पर भारतीय संविधान कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये इसका संबंध है आपका 93 संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। इसके तहत आपका आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 15(5) जोड़ा गया था। उसके बाद में आपका AWS है जो कि 15(6) में जोड़ दिया गया। जैसे आपके IITs हैं, IIM है, यहाँ पर जितने भी OBCs होंगे, ओबीसी को 27% आपके यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। जो यहाँ पर आयोग कौन सा था? आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आयोग कौन सा था इनका? तो मंडल आयोग था, मंडल आयोग। ओके, मंडल आयोग था जो कि 1980 में इसकी सिफारिश की थी कि भैया ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। 1980 में ऐसी सिफारिश की थी, जिसको वीपी सिंह सरकार ने 1990 में 1990 में इसको लागू कर दिया था। संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासक को केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की अधिकार देता है या फिर ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार देता है? तो बस आपका 239 का बी। जैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल 123 है, जैसे आर्टिकल 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियां, राष्ट्रपति का अध्यादेश है ना। जैसे आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश उसमें है 123 में, उसी हिसाब से आपका इसमें है आपका जो अनुच्छेद के प्रशासक हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल के अवकाश के दौरान भी क्या कर सकते हैं? अपने अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 213 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 213 कुछ नहीं कहा गया है।
यहाँ पर राष्ट्रपति है तो राज्यपाल कर लो, राज्यपाल का अध्यादेश की शक्तियां हैं, ऑर्डिनेंस की शक्तियां हैं राज्यपाल की। 239A में क्या है, 239A मतलब 239A नहीं, 239AA। यहाँ इसमें क्या है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय का एनसीआर क्षेत्र है, एनसीआर, इसको विशेष दर्जा मिला था, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को मिला था विशेष दर्जा, जो कि 69वें संविधान संशोधन के तहत आपका ये पॉसिबल हो पाया था। 241 फिर से सुन लो, यूटीज के लिए हाई कोर्ट के प्रावधान, यूटीज के लिए आपके जितने हाई कोर्ट्स हैं उनका प्रावधान इसमें किया गया है। ओके, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, यदि लोकसभा भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा को केवल राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से उद्घोषणा कितने अवधि तक प्रभावी रहेगी, तो ये 30 दिन तक रहती है, ठीक है ना, 30 दिन की रहती है। अगर आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे, अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो आपको एक माह के भीतर या फिर एक है 30 दिन के अंदर ही वो बिल आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना अनिवार्य होता है, नहीं तो आओ भाई अपने आप ही डिमोलिश मतलब रद्द हो जाएगा। ओके, स्पीड बढ़ा करके ही चलेंगे क्योंकि टोटल 143 क्वेश्चन है तो लंबा वीडियो हो सकता है, जो जरूरी है मैं वो बताऊंगा सब। लेकिन चलिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका, पहला क्या है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा क्या है, यह अनुच्छेद 280 में है, तो वित्त आयोग बिल्कुल सही है, 280 में है आपका, बिल्कुल सही है। पहला क्या है, अर्ध न्यायिक निकाय है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और तीसरा, इसका गठन राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। चौथा है, इसका गठन प्रत्येक 6 वर्ष के बाद किया जाता है। नहीं, ये वाला आपका नहीं होगा, इसका जो है आंसर डी हो जाएगा। इसका जो गठन होता है 6 साल पर नहीं होता है, इसका गठन जो होता है वो 5 वर्ष पे होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत के जो पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, वित्त आयोग अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष वो थे आपके केसी नियोगी, आपके केसी नियोगी थे। 16वें कौन है मतलब अभी, वो है आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अरविंद गलत लिखा है, ऐसे होगा अरविंद पनगड़िया। ओके, चलो 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया को ओडिया से प्रतिस्थापित किया गया था। तो आपका यह था 96वां संविधान संशोधन था, ठीक है। कब हुआ था, 2011 में हुआ था। इसमें जो भाषा आपकी उड़िया है, जो कि उड़ीसा में बोली जाती है, आपका इसमें कर दिया गया था, उड़िया को ओडिया किया गया था, और राज्य का नाम जो उड़ीसा है उसको ओडिशा कर दिया गया था। पहला नाम क्या हुआ करता था, उड़ीसा हुआ करता था, उड़ीसा, ये भी लिख लो, पहले उड़ीसा था, इसको ओडिशा कर दिया गया, उड़िया को ओडिया कर दिया गया, है ना, बस इतना किया गया था, जो कि आपका 96वां संविधान संशोधन था। जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, आपके जो मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, चौदह भाषाएं थी, अब कितनी है, टोटल 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन देखो, 71वां देखो और 92वां देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं अगर हम किसी भाषा की बात करते हैं। तो 1967 में हुआ था ये, 1977 नहीं यार, 1967। इसमें आपका सिंधी जोड़ा गया, इसमें आपका सिंधी ऐड की गई। 71वें में आपका नमक, 1992 नमक, नेपाली और मणिपुरी, नमक नेपाली मणिपुरी और कोंकणी आपकी इसमें जोड़ी गई थी, इसकी ट्रिक नमक है। बाकी 92 वाले ये आपका 2003 में था। बौद्धमोस याद रखो, बौद्धमोस, सब बौद्धमोस लोगों की भाषा है, MAS बौद्धमोस, बी से बोडो, है ना, और OD को अगर उल्टा करो तो ये आपका डोगरी हो जाएगा, यहाँ से D से हो जाएगा डोगरी, आपका M से हो जाएगा मैथिली, S से हो जाएगा आपका संथाली, ठीक है ना, इतना याद रखना। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, तो प्रधानमंत्री रोजगार कौशल विकास करते हैं, आर्थिक कार्यों की करते हैं, निवेश और वृद्धि की करते हैं, संसदीय बिल्कुल भी नहीं। संसदीय कार्य की जो मंत्रिमंडल समिति होती है वहां पर आपके ये नहीं होते हैं, उसकी जो PM होते हैं उसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार की लगभग जितनी भी आपकी हैं
संस्थाएं, वो आपकी पीएम करते हैं, लेकिन संसदीय आपके जो ये संसदीय मामले आ जाते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जिसको हम कहते हैं, पीएसी जिसको हम कहते हैं, वहां पर आपकी जो आवास समिति है ना, आवास समिति लिख लो, वहां के पीएम नहीं करते हैं, आवास समिति आपकी आ जाती है, आवास समिति, वो आपका गृह मंत्री करते हैं, वो आपकी गृह मंत्री करते हैं। ओके, 24वें संविधान संशोधन ने संसद को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान की थी? 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था पता है आपको? 24वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1971 में, 1971 में, ठीक है ना। संसद को यह शक्ति दी गई थी कि जो उसके हिस्सेदारी है, मतलब संविधान के किसी भी हिस्से में वो क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, यानी कि मूल अधिकारों में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जो उनकी देखरेख के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है? कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान है, एक बार फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है? क्या किया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जो उनकी देखरेख के लिए प्रशासक को नियुक्त करेंगे। आपका अभी मैंने बताया, आपका आर्टिकल 239 आएगा, जो यूटीज के लिए राष्ट्रपति शासन है वो यहाँ पर लगाया गया है। प्रशासक कर लेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर देख लेंगे, या फिर एक गवर्नर देख लेंगे, उपराज्यपाल जिनको हम कहते हैं, वो आपका हो जाएगा। बाकी 240 में मैंने आपको बताया, जो आपका यूटीज में शांति और सुशासन के लिए नियम जो बनाए जाते हैं वो आपका राष्ट्रपति बनाता है। 241 में यूटीज में हाई कोर्ट की स्थापना है। ठीक है, जहां पर बताने वाला होगा वहां बताऊंगा। संसदीय अनुमोदनों और संवैधानिक शर्तों के अधीन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कुल कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? तो मेरे भाई 3 वर्ष तक जारी रह सकता है, मैक्सिमम 6 महीने करके इसको हम टोटल 3 माह मतलब 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं इसको। लेकिन पास कराना पड़ेगा 6 महीने पर, 6 महीने पे हुआ पास कराओ, फिर पास कराओ, फिर पास कराओ, इसी तरीके से आप इसको जा सकते हैं। अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ाओगे तो चुनाव आयोग का यहाँ पर प्रमाण पत्र देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, कि प्रमाण पत्र में क्या होता है, अगर 1 साल से ज्यादा हुआ तो आपके जो चुनाव आयोग होंगे उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा या फिर प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र में क्या होगा कि भैया अभी हम इस राज्य में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। ऐसा प्रावधान किया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, सबसे पहले आपका देखो राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति शासन आपका जो प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो आपका पंजाब में लगाया गया था। पंजाब में लगाया था पेप्सू बिल के विरोध में, है ना, मतलब पेप्सू आप समझ लो, पेप्सू का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताओ। 30 नंबर सवाल यह है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो राज्य विधानमंडल विद्युत की खपत या बिक्री पर कर नहीं लगा सकता है, बिल्कुल भी सही है आपका, है ना। ये मतलब सही का मतलब सही, गलत है ये, इसीलिए ये सही है। ठीक है ना, ये कथन बिल्कुल गलत है। किस लिए गलत है? क्योंकि जो राज्य सूची है आपकी, राज्य सूची में ये प्रावधान दिया गया है कि जो आपके राज्य विधानमंडल हैं वो खपत पर, विद्युत की खपत और बिक्री पर आपका टैक्स लगा सकते हैं, और यहां पर क्या कहा गया है? नहीं लगा सकते, इसलिए आपका ये गलत है। ओके, एक इसी तरह आपका आर्टिकल 282 आता है, आर्टिकल 282 सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अब यहां पर जो लिखा है ना, ये यहां पर क्या है? 282 केंद्र और राज्यों के दोनों सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है, बिल्कुल सही है। यही चीज मैं यहां पर आपको बता रहा था। ठीक है, बाकी सब इसी तरीके के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के संबंध में गलत है? तो आपका ऑप्शन ए क्या बोलता है? केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बस यही आपका गलत है। ठीक है ना, यही आपका गलत है और इसीलिए सही हो जाएगा। देखो, केंद्रीय सूचना आयोग जो CIC है, ये आपका क्या है? एक आपका संवैधानिक नहीं है,
ये वैधानिक निकाय है ना। ये आपका एक क्या है, ये आपका वैधानिक निकाय है, वैधानिक कह सकते हैं या फिर सांविधिक कह सकते हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के तहत हुई थी। एक टाइप का एक्ट जो आता है ना आपका, केंद्रीय सूचना आयोग, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट के तहत हुई थी। इसका मतलब ये मूल अधिकार में नहीं, मूल संविधान में नहीं था। ओके, आरटीआई में जो होता है, समान अनुरोधों में 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए, बिल्कुल भी सही है यार, ये बिल्कुल सही, इसीलिए ये गलत है। समझ रहे हो ना यहाँ पर क्या बोला है, उस हिसाब से हम यहाँ पर सही गलत लगाएंगे। और फिर क्या है, खैर ठीक है, बाकी सब सही है इसमें, आप पढ़ लो। किसी थोड़ा सा लैग कर रहा है शायद। ओके, अभी सही है, अभी सही है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद द्वारा अनुमोदन की अवधि 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर दी गई है? अभी मैंने आपको पीछे बताया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि जो 1975 में इमरजेंसी के बाद में जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उसने ये संविधान संशोधन किया, यह नियम उसमें थोड़ा सा और कड़ा कर दिया कि आपातकाल की स्थिति घोषित करने के लिए संसद को 2 महीने का नहीं बल्कि 1 महीने का समय दिया जाएगा, है ना। ऐसा किया कि वो आपका होना, और इसी 44वें संविधान संशोधन के तहत आपका शब्द किया गया जो आंतरिक अशांति था, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति था, इसको रिप्लेस किया गया और इसकी जगह पर हमें क्या लाया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया? रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, या फिर हम कहेंगे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। चलो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? 156। राष्ट्रपति के स्वेच्छा निर्णय से सेवा करने और त्याग करने का तरीका शामिल है। बस 156 आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल रहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो रहेगा, नहीं तो उसको इधर उधर कर दिया जाएगा। लेकिन कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? वो 5 वर्ष का रहता है, ठीक है। इस्तीफा किसको देते हैं? ये इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं मेरे भाई? राष्ट्रपति को देते हैं। 155 में क्या है? इसमें नियुक्ति बताई गई है राज्यपाल की, इसमें आपका नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 157 में क्या है? इसमें योग्यताएं हैं, इसमें आपकी योग्यताएं हैं। 157 में आपकी क्या है? योग्यताएं हैं, है ना। और आपका जो अनुच्छेद 158 है, इसमें आपके लिए शर्तें दी गई हैं। शर्तें, पद के लिए आपकी शर्तें होनी चाहिए कि कौन कौन से आप उनको फॉलो करिए, तभी आप इसको बन सकते हैं, आपका राज्यपाल बनाया जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री में मुख्य अंतर क्या होता है? देखो, स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री किसी भी महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन हुए बिना किसी मंत्रालय का नेतृत्व कर सकता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका ये एकदम सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? देखो, एक साधारण जो मंत्री होते हैं आपकी, जिसको राज्य मंत्री कहते हैं, वो कैबिनेट मंत्री से क्या होता है? छोटा होता है, उसके अंडर काम करता है ना, उसके अंडर काम करता है। लेकिन अगर स्वतंत्र प्रभार है, स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं ना, एक तो स्वतंत्र प्रभार वाला होता है, एक सिंपल वाला होता है, साधारण वाला राज्य मंत्री होता है। जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, वो राज्य मंत्री कह सकते हैं, वो अपने मंत्रालय के बॉस होते हैं, आप ये समझिए, है ना। तो उनको कैबिनेट मंत्री की रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, उनको कैबिनेट मंत्री की जरूरत नहीं होती है। कैबिनेट शब्द का जो आपका जिक्र है, कैबिनेट, ये हमारे मूल संविधान में कहीं भी नहीं है, संविधान में इसका जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। बट 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, इसके तहत इसको जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। इस जो संशोधन है ना, इस एक्ट की जो आपकी धारा थी, खैर छोड़ो, बस आप ये समझो कि आपकी जो अनुच्छेद 1978 है ना, इसके तहत इसको जोड़ दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Y के अनुसार वित्त आयोग नगर पालिकाओं के संबंध में अपनी अनुशंसाएं किसे प्रयुक्त करता है?
243Y के अनुसार आपका किसको करता है? राष्ट्रपति को करेगा नहीं, वित्त मंत्री को करेगा नहीं, राज्यपाल आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राज्यपाल एकदम सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित? तो आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 आपका सही हो जाएगा। 32 में आपको पता है, 32 में आपका जो मौलिक अधिकारों के हनन पर आपका रिट जारी करना है वो आपका हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का ये प्रावधान इसमें दिया गया है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है, और आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 324 में आपका चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आपका चुनाव आयोग है। आर्टिकल 141 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर लागू होंगे, ऐसा उसमें बताया गया है। ओके, मतलब जो 141 है ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी कोर्ट्स पर बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी होगा। संविधान के अंतर्गत किस प्राधिकारी को संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और उनकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों द्वारा, मतलब उन्मुक्तियों को परिभाषित करने की शक्ति दी गई है? तो ये सब जो होता है अभी, ये ना सर्वोच्च न्यायालय देखता है, ना लोकसभा अध्यक्ष देखता है, ना राष्ट्रपति देखता है। ये सारे कार्य आपकी जो संसद है भारत की वो स्वयं देखती है। ठीक है ना? ऐसा किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है कि संसद अपने विशेषाधिकारों को स्वयं देखेगी? तो भैया आर्टिकल 105 में दिया गया है ना? संसद खुद इस पे कानून बना करके इसको बदल सकती है, ये भी इसमें किया गया है, लेकिन इसमें कोई बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट सुशासन, गुड गवर्नेंस से संबंधित है? तो गुड गवर्नेंस, देखो यहाँ पर जो आपका नागरिक चार्टर है, ऑप्शन बी, क्या ये सही है? देखो इसमें आपका जो आपका प्रशासनिक सुधार से संबंधित है, आपका जो नागरिक चार्टर है आपका, ये प्रशासनिक सुधार से है। और जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ये वाला, और ये वाला जो है आपका, ये देखा जाए तो ये एक टाइम का सरकारी सेवाओं के लिए है आपका। और सर्वोत्तम मॉडल इसका कुछ है नहीं, बट इसमें क्या होगा, सुशासन से संबंधित है, सुशासन, प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक सुधार वाले तो नहीं होंगे, ये दो नहीं होंगे। सर्वोत्तम मॉडल के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। राष्ट्रीय वन नीति में इनडायरेक्ट आपको देखा जाए तो ये यहाँ पर सुशासन देखने को मिल रहा है। तो मेरी समझ से इसका उत्तर यही होना चाहिए। बाकी आप लोग एक बार चेक जरूर करेंगे। ओके, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें देख लेंगे आप लोग। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार देता है? ये कहता है 137 देता है आपका। सुप्रीम कोर्ट खुद की गलती में क्या कर सकता है? सुधार कर सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, या फिर रिव्यू पिटीशन डाल करके उस पर दोबारा सुनवाई की जा सकती है, ऐसा अधिकार उसको है। अपने फैसलों को बदलने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 136 में क्या कहता है? इसमें जो आपका SLP है, SLP का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटीशन या फिर विशेष अनुमति याचिका। क्या होती है? विशेष अनुमति याचिका। विशेष अनुमति याचिका 136 में बताई गई है। और 145 में क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, वो इसके अंतर्गत बताए गए हैं। बाकी 141 तो बहुत बार बता चुके कि यूटीज के हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था? 89वां संविधान संशोधन था, मैं आपको बता चुका हूं, जो कि 2003 में हुआ था। 2003 में हुआ था। 338 में बता चुका हूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है आपका, किसमें है आपका? आर्टिकल 338 में है, 338 में है। 338 के बी में, ए में क्या है? ए में आपका जो अनुसूचित है आपके, यहाँ पर आपका हो गया SC, यहाँ पर आपका हो गया ST, ठीक है ना? तो 38A में आपका ST है। बाकी OBC के लिए आप B में चले जाइए, 338B। 338B में आपका OBC वाला आ जाएगा।
उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा निम्नलिखित में से कब मिला था? शास्त्रीय भाषाएं पूछी जाती हैं तो इसको उड़िया को मिला था 2014 में मिला था। शास्त्रीय भाषाएं हमारे इंडिया में कितनी हैं, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप ये मान के चलो कि पहले तो 6 हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में 5 और ऐड कर दी गई हैं। 5 कौन कौन सी ऐड की गई हैं? कुल मिलाकर के शास्त्रीय भाषाएं अब आपका 11 हैं। देखो, आपकी कुल 6 भाषाएं थी जो इंपॉर्टेंट है, पहले उनको देखते हैं। तमिल 1 2 3 4 5 और 6। एक तो तमिल हो गई, फिर आपकी संस्कृत हो गई, क्रम से चलेंगे। संस्कृत हो गई, तेलुगु हो गई, तेलुगु है ना, कन्नड़ हो गई, आपका कन्नड़ होगी। कन्नड़ के बाद आपका मलयालम आती है, मलयालम आपकी मलयालम आती है। मलयालम के बाद आपका ओडिया आती है। ये पहले की थी, अभी जो 5 में ऐड की गई हैं उनके अलावा। तमिल को 2004 में किया गया, संस्कृत को 2005 में किया गया, और तेलुगु को 2008 में किया गया, कन्नड़ को भी 2008 में किया गया था, मलयालम को 2013 में किया गया, उड़िया को कब किया गया? इसको 2014 में किया गया। अभी जो आपकी नई 5 भाषाएं ऐड की गई हैं, 5 नई भाषाएं कौन सी हैं? उसमें 1 2 3 4 5 जो भाषाएं हमारी 2000 से लेकर के 2500 साल पुरानी हो जाती हैं, उनके लिखित साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं लिखित साक्ष्य के आधार पर हम उनको राष्ट्रीय भाषा, हम नहीं, आपके जो मंत्रालय है वो आपका शास्त्रीय भाषाएं होने का दर्जा देता है। ठीक है ना। एक तो आपकी हो गई मराठी, मराठी हो गई, पाली हो गई, प्राकृत हो गई, प्राकृत हो गई, असमिया हो गई, क्या हो गई? असमिया हो गई। असमिया के साथ में आप एक बंगाली हो गई, बंगाली। कुल मिलाकर के आपके पास 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 से हटा करके डैश में जोड़ा गया है। आपका आर्टिकल 31, आपका आर्टिकल 31 में ऐसा था, लेकिन यहां से इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया और इसको एक भाग 12 में कर दिया गया। किसमें कर दिया गया? भाग 12 में कर दिया गया। तो आपका 12 ऑप्शन ए ये वाला एकदम सही हो जाएगा। भाग 12 में कर दिया गया और इसको एक कानूनी आर्टिकल, जो कि अब वर्तमान में क्या है, आर्टिकल 300 ए, आर्टिकल 300 ए में एक कानूनी अधिकार के रूप में इसको देखा जाता है। ओके, तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? अनुच्छेद 43, माफ करिएगा, अनुच्छेद 13 संविधान पूर्व और संविधान पश्चात दोनों कानून की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है। फिर आपका आता है कानून 13, मतलब माफ करना यार, क्या बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत या उनका उल्लंघन करने वाले सभी कानून आकृत और शून्य होंगे। तो दूसरा वाला तो एकदम सही है, दूसरा वाला तो एकदम सही है। अब क्या आपका पहला वाला सही है? तो आपका अनुच्छेद 13 बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका हो जाएंगे ए और बी दोनों, ये और आपका उत्तर एकदम सटीक हो जाएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? न्यायिक समीक्षा करना, देखो मैंने आपको बताया था अभी कि अनुच्छेद 32 में क्या है, न्यायिक, जो आपके न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन, वो तो अलग है। संवैधानिक क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का क्या बोलते हैं, प्रावधान, जो संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है वो आपका 32 में किया गया है। किसमें किया गया? आर्टिकल 32 में किया गया है। तो अब आप ये मान के चलो कि इसका देखो आर्टिकल 124 में क्या है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है, तो ये तो होगा नहीं, 32 होगा नहीं। क्या अनुच्छेद 30 होगा? अनुच्छेद में आपका जो हमारे क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके शिक्षा से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो इसका उत्तर आई थिंक मेरी समझ से क्या होना चाहिए, सी वाला, बिल्कुल ये वाला, यही होना चाहिए आपका। न्यायिक समीक्षा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो इसमें बताया गया है, न्यायिक समीक्षा उसी के अंतर्गत आएगी, है ना। जो आपके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। टोटल 5 प्रकार की रिट होती हैं, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट की, वो भी सुप्रीम कोर्ट की रिट्स के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। 72 में आपका राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं।
राष्ट्रपति की आपकी क्षमादान की शक्तियां हैं, और इसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वगैरह के लिए इसमें बताया गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ इसमें कुछ आपके ऐसे आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, मूल बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, वो आपका मौलिक अधिकार की बात कही गई है। मौलिक अधिकार आपका किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल से आता है? मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 तक आता है। संविधान का भाग 3 आपका वर्णित है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको, मौलिक अधिकारों को। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, गलत लिखा है फिलहाल, समझ जाइएगा। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत, एक मिनट, ये क्या है, हो चुका है, अच्छा वो वाला, निम्नलिखित में से किसने विषयों, मतलब कितने, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय डिवाइडिंग द सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट, यानी कि किसने विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित सूचियों में विभाजित करके द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसी में आपका जो डायरकी सिस्टम है, द्वैध शासन है, उसको लागू किया गया था। ठीक है ना। 1935 के जो अधिनियम है, यहाँ पर 1935 का जो ये वाला भारत शासन अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम आप 1935 के हैं, इसमें इसको टोटली क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और जो 1909 वाला है, इसको हम मार्ले मिंटो कहते हैं। ये आपका मार्ले मिंटो के नाम से है, मार्ले मिंटो है। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल आया था, पृथक निर्वाचक मंडल। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? तो आपका सी ऑप्शन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। मैं आपको बता चुका हूं, अभी आपका नालसा एक्ट 1987 वाला सब कुछ बता चुका हूं आपको। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार वित्त आयोग में कौन शामिल होंगे? तो आपका 1 अध्यक्ष और 6 बिल्कुल गलत है, 8 बिल्कुल गलत है, अन्य बिल्कुल गलत है। आपका डी जो है ऑप्शन है, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य आपके इसमें हो सकते हैं। आर्टिकल 280 के अंतर्गत आपका वित्त आयोग बताया गया है। टोटल 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होता है प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों के कार्यात्मक क्षेत्र में कितने नए कार्यों को परिभाषित करती है? तो टोटल आपका ये 18 करती है। कितनी करती है मेरे भाई? आपकी 18 करती है। 74वां संविधान संशोधन के तहत आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें आपका नगर पालिकाओं का वर्णन दिया गया है। नगर पालिका में आपके 18 विषयों का वर्णन है, और जो कि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है तो आपका हो जाएगा। जैसे आपका शहर हो गए, सड़कें, पुल निर्माण, योजना बनाना, ये सब आपका। 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें आपका भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, वो भी कितनी आपकी जो 22 भाषाएं हैं ना, उनको मान्यता दी गई है। 9वीं अनुसूची में क्या है? इसमें आपका भूमि सुधार है। भूमि सुधार, ये प्रथम संशोधन था, 1951 में हुआ था प्रथम संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में आपका जो दल बदल विरोधी कानून है, अभी राघव चड्ढा ने जब बदला तो ये आपका दल बदल कानून पर मैंने भी वीडियो बनाई और बाकी टीचर्स ने भी वीडियो बनाई। बदल विरोधी कानून है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये आपका ऐड किया गया था। 1985 के द्वारा ये ऐड किया गया था। 11वीं अनुसूची में क्या है? इसमें आपकी पंचायत की शक्तियां हैं, पंचायत। टोटल 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 से संबंधित हैं। बाकी 12वीं में आपके 18 विषय हैं, 18 विषय 12वीं में हैं, और ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये आपका नगर पंचायत से संबंधित है, और ये आपका 73वां संविधान संशोधन था। तो ये आपका जस्ट एक बात का 74वां संविधान संशोधन था, जो कि 1992 में ही हुआ था। स्पीड थोड़ी सी हम बढ़ा करके चलने वाले हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार डैश आपका जो अधिनियम है को लागू करके कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश 239 ए है ना, 239 ए 69वां संविधान संशोधन 1991 में ये हुआ था आपका, ठीक है ना। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एनसीटी है, उसको इसमें ऐड कर दिया गया था, दिल्ली का नाम जोड़ करके एनसीटी में ऐड कर दिया गया था। ये जो आपकी एनसीटी बनाई गई है, इसमें सदस्य कितने हैं, तो टोटल 70 सदस्यीय निकाय है ये, माफ करना, यहाँ की जो विधानसभा है दिल्ली की विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, एनसीटी तो अलग चीज होगी, एनसीआर एक अलग संस्था है। दिल्ली विधानसभा के पास अगर देखा जाए तो 3 विषय हैं, 3 विषय पर मैं तो मतलब ये कानून नहीं बना सकता है। पुलिस, यहाँ की पुलिस केंद्र देखती है, इसीलिए दिल्ली पुलिस आप चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, वो आपका वही कराती है, आपके केंद्र सरकार कराती है, एसएससी कराती है। और पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया। और अब जमीन के मामलों को छोड़ करके सभी विषयों पर कानून बना सकता है। जो यहाँ का प्रशासक होता है, प्रशासक यहाँ पे कोई राज्यपाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ का जो एक होता है आपका एलजी, जिसको हम उपराज्यपाल के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में दी गई धनराशियां किस निधि पर प्रभावित की जाती हैं, तो भारत की जो संचित निधि है या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वो आपका इसके हो जाएगा। ये आपका एक टाइप का वैधानिक अनुदान होता है, स्टेचुरी ग्रांट्स होते हैं, तो भारत की संचित निधि है, उसी के तहत आपके ये सारे निकाले जाते हैं। आर्टिकल 267 इसमें जो आपकी आपात स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है कि इस आपकी जो, पहले वाले लिख लो, इसमें है क्या, आकस्मिक निधि, इसमें आपकी आकस्मिक निधि बताई गई है। और 267 है, ये 267 है ना, 267। और आकस्मिक निधि में अधिकार सिर्फ किसको है, राष्ट्रपति को है, कि भैया वो इससे करीब कितने हजार रुपए, मतलब कितने रुपए निकाल सकता है। तो वही आपका है कि इसमें आपका राष्ट्रपति ही रुपए निकाल सकता है। पहले आपका 500 करोड़ हुआ करती थी, 500 करोड़ इसकी क्षमता थी, अभी इसको बढ़ा करके 30,000 करोड़ कर दिया गया है, 30,000 करोड़ आपका रखा गया है। और एक इंपॉर्टेंट आपकी आती है आर्टिकल 266 का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 266 का सब क्लॉज 2 आते हैं। इसमें आपका क्या है, इसमें आपके पीएफ आते हैं, पीएफ जैसे आपका जो प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया है ना, इन सब का जो लोक लेखा होता है, लोक लेखा इसमें देखा जाता है। संविधान के भाग 2 में कौन सा प्रावधान संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के एक आधार को परिभाषित करता है, विशेष रूप से या किसी रूप से यह व्यक्ति के माता पिता या किसी एक का जन्म भारत में हुआ, तो आपका अनुच्छेद 5 है। आपका अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, पाक से आने वालों की नागरिकता, आने वालों की नागरिकता के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है, अपनी मर्जी से अगर कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है तो विदेशी नागरिकता पाने पर आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है, वो टोटली समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 में पीआईओ के बारे में बताया गया है, पीआईओ। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य निम्नलिखित है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में है। देखते हैं, कृषि पशुपालन गलत है, समान सुनिश्चित करना और कानूनी सहायता प्रदान कर पुरुषों महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी एकदम सही है। कृषि और पशुपालन ये वाला आपका ये आर्टिकल 48 में है, ये आर्टिकल 48 में है। जो समान न्याय और समान न्याय विधिक सहायता है, ये आपका 39A में है, ये वाला आपका 39A में है, ये वाला 39 में है। ग्राम पंचायत आपका 40 में है, जो कि गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, गांधीवादी। कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के लागू होने से पहले पाकिस्तान से आकर भारत में बसे व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित है? 6 वाला भैया, अभी तो बताया मैंने आपको। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकार जो हैं इनको आप बना के रख सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। जो नागरिकता के अधिकारों का है, इसमें आपका बना रहना, इसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को
एक मिनट, संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी बलों के संबंध में मौलिक अधिकारों के प्रयोज्यता के बदलने का अधिकार है। तो आपका ये आर्टिकल 33 है, आपका आर्टिकल 33 है। 33 का मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपके सेना हो गई, पुलिस हो गई, खुफिया एजेंसियां हो गई, इनके जमाने को आम जनता की तरह पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। जैसे आप मान लो आप रॉ में हैं, तो रॉ में आप बहुत से ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन सब के प्रावधानों को इसमें अनुच्छेद 33 में बताया गया है। अनुच्छेद 34 में क्या है, आर्टिकल 34 में क्या है, तो इसमें आपका मार्शल लॉ बताया गया है, सैन्य शासन है ना। अगर कहीं हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो वहां पर सेना का शासन होता है और सैन्य शासन है, इंडिया में ऐसा हो सकता है, जो कि प्रावधान आर्टिकल 34 में दिया गया है। आर्टिकल 35 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है, जो कानून है वो केवल और केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो कानून होते हैं बनाने के लिए, वो आपका केवल और केवल संसद के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? ओनली 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 संसद के पास ही होते हैं। कौन सा विधान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के सृजन और प्रचालन के लिए विधिक आधार बनाता है? मैंने आपको बताया था कैट। तो कैट क्या हो जाएगा, इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूं वैसे, लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा विषयक अधिनियम, बिल्कुल कोई बात ही नहीं बनती इसकी। न्यायिक अधिनियम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम है वो आपका हो जाएगा। कैट करता क्या है, जो सिविल सेवकों के संबंध में इनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये उनको देखता है ना। समय बचाइए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता आपकी क्या नहीं है? क्या यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है? तो बिल्कुल करता है। ग्राम स्तर पर लोकपाल की स्थापना बिल्कुल गलत, ये आपका सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। महिलाओं को कम से कम 1/3 सीट देना किसमें कहा गया है? कहा गया है कहीं तो कहा गया है, ये आर्टिकल 243D में कहा गया है, लेकिन तब भी बिल गिर गया। नारी शक्ति वंदन, ये आपका 33% आरक्षण दिखाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA के अनुसार संविधान नेशनल, वही आपका भाई डी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी। अब देखो क्वेश्चन रिपीट होंगे, यही तो फायदा होता है, स्टार्टिंग में टाइम भले लग जाए लेकिन लास्ट में नहीं लगता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243V किस प्रकार के निकाय में सदस्यता के लिए अयोग्यता पर लागू होता है? शायद मैं बता चुका हूं आपको कि डी पर है, नगर पालिका के लिए है। पी से जेड जी तक अनुच्छेद जितने भी आपके नगर पालिकाओं के लिए हैं, 74वें संविधान संशोधन के तहत आपके लिए गए थे। पी से जितने जेड जी तक हैं ये सब आपके नगर पालिका के लिए हैं, याद रखना, ये सब आपके नगर पालिका के लिए हैं। आपका जो आप ये समझिए कि आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर पालिका के या फिर ग्राम पंचायत के, तो आपकी जो मिनिमम एज है, न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु वो आपकी 21 वर्ष की होनी चाहिए। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची में उल्लेखित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कानून बनाने का अधिकार देता है। अच्छा, तो राज्य द्वारा उस आशय का प्रस्ताव पारित करने पर, ठीक है, बिल्कुल सही है, अधिकार देता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बिल्कुल सही है। राज्य के अनुरोध पर बिल्कुल कर सकता है। अगर राज्य अनुरोध करे कि भैया हमारा भी आप कानून बना लो, तो आपका केंद्र बना सकता है। अंतरराष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए बिल्कुल सही है। तो आपका जो ऑप्शन सी है, 1, 2, 3, और जो प्रधानमंत्री के विवेक पर, तो आपका जो प्रधानमंत्री का विवेक यहां पर काम नहीं आता है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन सी है ये वाला एकदम सही हो जाएगा। है ना, आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इसमें और समझो, जैसे हम क्या समझ सकते हैं, यहां पर समझो। आपका जो आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 250 है, आर्टिकल 250 है, आर्टिकल 252 है और आर्टिकल 253 है। इनमें सब में क्या है, एक बार इनको हम देख लेते हैं, जरूरी हो जाता है ये। तो जो अनुच्छेद 249 है, इसमें यह कहा गया है कि जो आपका जो आपातकाल से संबंधित
जितने भी आपके प्रावधान हैं उनमें राज्यसभा का कितना प्रतिशत वोट होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत होना चाहिए राज्यसभा से। कहां से? बहुमत कहां से होना चाहिए? तो भैया राज्यसभा से होना चाहिए। राज्यसभा का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो ये आपका हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का समय बताया गया है 250 मिनट टाइम बताया गया है इसमें। राष्ट्रीय आपातकाल का टाइम बताया गया है। ओके, आर्टिकल 252 में बताया गया है। इसमें जब 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करें, आपसे रिक्वेस्ट करें कि भैया हमारा आप कानून बना दो, तब ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। और जो 253 है ये वाला, ये आपका अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने के लिए होता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज है ना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी आप कह सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्यता राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के निम्नलिखित में से किस अनुपात से अधिक नहीं होगी? देखो, कहने का मतलब है, फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्यता राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के निम्नलिखित, अच्छा ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर आपके राज्य विधान परिषद में 3 लोग हैं तो आपके राज्य की विधानसभा में आपका 1 लोग होना चाहिए। कहने का मतलब है 1/3 लोग होना चाहिए, है ना। तो आप समझो कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर आपका राज्य विधानमंडल में आपका 1 होंगे। कहने का मतलब है आपका 1/3 होंगे। लेकिन न्यूनतम सीटें, न्यूनतम संख्या भी डिवाइड है आपकी। न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम संख्या आपकी 40 होनी चाहिए। एमएलसीज जो होंगे आपके वो 1/3 होंगे। वर्तमान में आप ये समझो कि वर्तमान में आपके कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी द्विसदनीय व्यवस्था है। तो एक ट्रिक मैंने बहुत पहले बताई थी एमटीएस की, जब मैं क्लासेस ले रहा तो उसमें बताया था मैंने कुम्बैट। क्या बताया था? कुम्बैट बताया था। तो कुम्बैट से आप इसको याद रख सकते हैं। कुम्बैट से आपका हो जाएगा कर्नाटक, यू से आपका हो जाएगा मेरे भाई यू से आपका यूपी हो जाएगा, एम से महाराष्ट्र हो जाएगा, बी से आपका बिहार हो जाएगा, ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और टी से आपका तेलंगाना हो जाएगा। ये 6 राज्य आपके ऐसे जहां पर आपका टोटल 6 राज्य ऐसे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था आपकी पाई जाती है। और आर्टिकल 169 के तहत ये है कि संसद को अधिकार है कि वो कहीं भी द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर सकती है और खत्म भी कर सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/3 एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आज हम लोग 72 क्वेश्चन तक करेंगे, उसके बाद में 70-72 तक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे। ओके। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को वंशज के आधार पर भारतीय नागरिक माने जाने के लिए कौन सी शर्त पूरी करनी होती है? कौन सी करनी चाहिए? या फिर उनके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए, उनसे कम से कम 5 वर्ष भारत में रहना होगा, उन्हें राष्ट्रीयता त्याग करना होगा। देखो नीचे वाले तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसमें ये कहा गया है कि देखो क्या है, भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को वंशज के आधार पर भारतीय नागरिक माने जाने के लिए कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ये तो ठीक है, 3 दिसंबर को प्रावधान किया गया था। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद जो विदेश में जन्मे बच्चे हैं वो भारतीय नागरिक नहीं होंगे जब तक उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर, मान लो अगर आज जन्म हुआ तो इसके जन्म के 1 वर्ष भीतर आपको वहां के जो वाणिज्यिक दूतावास है आपका, आप जिस भी देश में हैं, भारतीय दूतावास में अगर हैं, भारतीय दूतावास हर देश में होते हैं, वहां पर आपको इसकी खबर देनी होगी, वहां पर इसको पंजीकृत करना होगा। नहीं तो आपको उस बच्चे की नागरिकता नहीं मिलेगी, मतलब वो नागरिक नहीं होगा, देश का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका सबसे जो सटीक वाला है ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत माता पिता की सहमति की क्या भूमिका है? तो डीपीडीपी क्या है? तो ये आपका डिजिटल डाटा नहीं, डीपीडीपी डिजिटल, हाँ
डिजिटल पर्सनल, डिजिटल पर्सनल, डीपी, डीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन आपका आ जाता है 2023 में आया था। 18 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनका जो इंटरनेट का डेटा है ना, वो कब तक प्रोसेस किया जाएगा आपका फेसबुक गूगल के द्वारा, कब तक नहीं किया जाएगा, ये सब उनके माता पिता की सहमति पर आपका क्या था, मतलब आधारित था। तो इस हिसाब से आप क्या इसका सही उत्तर पाएंगे। बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा बिल्कुल भी नहीं, परीक्षा तो ऐसा नहीं था। स्कूली बच्चों की चिकित्सा बिल्कुल भी नहीं, डिजिटल डिवाइस की खरीद मंजूरी बिल्कुल भी नहीं। तो आपका डेटा न्यासियों द्वारा बच्चे के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण की अनुमति देना, बिल्कुल सही। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 182 निम्नलिखित में क्या संबंध है। तो आपका राज्य विधान परिषद में सभापति और उपसभापति के बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल 178 में क्या है, आर्टिकल 178 में क्या है, तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। आपके जो राज्य विधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं और उपाध्यक्ष हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उसके बारे में बताया गया। इसमें से 89 माइनस कर दोगे तो आपका 93, नहीं 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 नहीं, आपका 93 आ जाएगा। तो 93 में क्या है, लोकसभा, आपका जो लोकसभा है, लोकसभा का जो स्पीकर है उसके चुनाव के बारे में, उसके निर्वाचन के बारे में इसमें बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद की त्रिस्तरीय संरचना को सटीक रूप से निरूपित करता है। तो आपका मंत्रिपरिषद को सबसे पहले तो आपका सीधा नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये तो होंगे नहीं, त्रिस्तरीय संरचना को निर्धारित करता है। तो क्या वो पहले आपका कैबिनेट मंत्री आता है, तो जी हाँ ये दोनों हो सकते हैं। दूसरे पे आओ, क्या राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है, फिर आपका राज्य मंत्री आता है, फिर आपका उप मंत्री आता है, ये होता है। कैबिनेट सबसे बड़ा, फिर राज्य मंत्री उससे बड़ा, उप मंत्री आपका सबसे बड़ा, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा नहीं, है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। उद्देशिका जो प्रियम्बल है आपका, उसके निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करती है। उद्देशिका मुख्यतः निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करती है। एक वित्तीय निर्देश, नहीं वित्तीय दिशा निर्देश नहीं होता, नहीं होगा। संविधान की एक अनुसूची बिल्कुल भी नहीं होगा। विधि या प्रवर्तनीय भाग नहीं होगा। निर्वाचन के लिए आपका एक निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपका प्रस्तावना जो होगी, आपकी जो प्रियम्बल होगी वो बताएगी। प्रस्तावना का प्रकृति कैसी है। प्रस्तावना आपकी अपरिवर्तनीय है, इनफोर्सेबल है या फिर जस्टिसेबल, बिल्कुल भी नहीं है ना, नहीं है मेरे कहने का मतलब है। तो आप ऐसा कह सकते हैं प्रस्तावना आपकी जो है वो आपकी न्यायोचित नहीं है या फिर प्रवर्तनीय नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं ना, तो गैर न्यायोचित है आपकी ये। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में विशेष रूप से बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र के प्रशासन को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया। तो रेगुलेटिंग 1973 वाला एक्ट किया गया था, उसके अंतर्गत आपको बताया गया था क्यों किया गया था ऐसा। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल बनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने आपका पहला कदम उठाया था वहां पर। तो रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करना नाम में ही आपका छिपा हुआ है। इस एक्ट में आपका क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था या फिर जीजी था, बंगाल का जो आपका जीजी था, वो आपका क्या हो गया, माफ करना, गवर्नर जो था वो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। 1774 में इसी एक्ट के तहत आपकी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसमें आपके 3 न्यायाधीश थे, जिसके मुखिया थे सर एलिजा इम्पे। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में आया था। इसमें कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे, कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक, इनके कार्यों को अलग किया गया था। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, बीओसी एंड बीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अनुच्छेद 23 विशेषता किसको प्रतिबंधित करता है, तो मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 में क्या है, 24 में आपके 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, आपके 14 वर्ष से, तो यहाँ पर आपका ये आपका आ जाएगा 14 वर्ष से कम बच्चे, 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं वो आपका आर्टिकल 24 में आ जाएगा। खतरनाक जगहों पर ऐसा काम नहीं करेंगे बच्चे वहां के। जो अनुच्छेद 18 है, इसमें उपाधियों का अंत है, उपाधि आपकी समाप्त है, उपाधि नहीं होंगी यहाँ पर, आपकी उपाधियां नहीं आप ग्रहण कर सकते हैं। और आर्टिकल 17 में क्या है,
आर्टिकल 17 में आपका छुआछूत है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है ना, तो छुआछूत लिख देंगे, छुआछूत के बारे में बताया गया है। एल.एम. सिंघवी के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये सब आती ही आती हैं। तो जो जीवनदायी प्रावधान कहा था वो कहा था आपका एल.एम. सिंघवी ने कहा था। क्या कहा था? जीवन देने वाले प्रावधान हैं इसके अंतर्गत, ऐसा उन्होंने कहा था, है ना। उन्होंने इनका मानना यह था कि जो भारत है ये एक आपका लोक कल्याणकारी राज्य है और इसको जो ये लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है वो आपके यही है, आपकी जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं डीपीएसपी यही है। बी.आर. अंबेडकर ने क्या कहा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? डीपीएसपी को अनूठी विशेषता कहा था। डीपीएसपी को अनूठी, ये नॉवल फीचर कह सकते हैं आप, लेकिन अनूठी विशेषता लिख लो, अनूठी विशेषता, अनूठी विशेषता के बारे में बताया गया था। जो ग्रैनविल ऑस्टिन है आपके, है ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बताया था? तो डीपीएसपी को अंतरात्मा बताया था। डीपीएसपी को क्या बताया था? संविधान की अंतरात्मा, अंतरात्मा। केटी शाह ने क्या कहा था? केटी संविधान की अंतरात्मा ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था डीपीएसपी को। आर्टिकल 32 को बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि भैया संविधान की आत्मा है, हार्ट एंड सोल कहा था ना, तो ये थोड़ा अलग अलग हो जाता है। केटी शाह ने कहा था कि डीपीएसपी ऐसा चेक है, डीपीएसपी ऐसा चेक, शॉर्ट में लिखेंगे, ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार करती है, बैंक अपनी सुविधा पर करती है, अपनी सुविधा पर करती है। 69 नंबर क्वेश्चन है, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाता है? आपका 43B, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, 43B हो जाएगा, है ना। और जो 43A है आपका, ये 43A, इसके अंदर क्या है? इसमें जो मजदूरों की भागीदारी है, प्रबंधन, मजदूरों की भागीदारी के बारे में बताया गया है कि भैया जो आपके उद्योग होंगे इसमें मजदूरों की भागीदारी रहेगी, मतलब अनिवार्य रूप से रहेगी। 48A आपका पर्यावरण से संबंधित है, वन्य जीव से संबंधित है, पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण, ये आपका इसमें बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। क्या 40 में ग्राम पंचायत है? बिल्कुल सही है। 39A में समान न्याय और कानूनी सहायता है, बिल्कुल सही है। 43A में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, बिल्कुल सही है। और जो 41 में है आपका न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों में मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश तो भैया 42 में है, आर्टिकल 42 में है आपका, तो ये आपका एकदम गलत हो जाएगा, गलत है इसीलिए ये सही है, क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा है, सुमेलित नहीं है। ओके चलो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन आपका सुनिश्चित करवाता है? तो आपका आर्टिकल 39 हो जाएगा, आर्टिकल 39 हो जाएगा। ओके चलो, भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त संप्रभु शब्द का भारत के लिए क्या अर्थ है? संप्रभु होना, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, यानी कि मतलब कोई भी बाहरी कंट्रोल ना हो, तो सभी नागरिकों धार्मिक स्वतंत्रता, बिल्कुल गलत, करने शक्ति गलत, बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्रता, ये आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन है कि पहले सारे टफ क्वेश्चन हैं, टफ क्वेश्चन, तो उनको सॉल्व करने में टाइम लगा है, बट जैसे जैसे हम नीचे गिरते जाएंगे वैसे वैसे इजी क्वेश्चन होंगे, उनमें कुछ भी ज्यादा नहीं होगा। पहले के एक्सप्लेनेशन में बाद के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आज हमने 73 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लगे हुए हैं, है ना, तो हम उसको करेंगे, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में उसको करेंगे। ओके, अभी कुछ काम है उसको निपटा लेते हैं। बाकी आपकी एक एसएससी जीडी वाली वीडियो आपकी रिकॉर्ड करनी है। बाकी आपसे हाथ जोड़ के भाई निवेदन रहने वाला है, आप यहाँ तक आए, आपके लिए आपको भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए हैं।
चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रारंभ के बाद कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद भारतीय संसद को भारतीय नागरिकता के अर्जन पर और पर्यवसान से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 11 में है। ठीक है, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। नोट्स के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। अच्छी जानकारियां वहां पर हम साझा करते रहते हैं। बहुत जल्द हम बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।